नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। जनादेश यानी कि लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही साथ जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनादेश की, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अंतिम चरण में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में विशाल चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी होगी एनडीए की रिकॉर्ड जीत। ओडिशा के गंजाम और नवरंगपुर में की रैली में कहा, ओडिशा में बीजेडी अस्त और कांग्रेस पस्त। भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर उभरी। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बिहार के उजियारपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आया तो पूरे देश में होगा लालू जैसा जंगल राज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में किया प्रचार। कहा, विपक्षी नेता सनातन धर्म को बताते ही है बीमारी। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम और खरगोन में रैली कर मांगे वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनता से बदलाव के लिए वोट की अपील। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में महागठबंधन के सामने एनडीए होगा फेल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर शुक्रवार को यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी और अब मतदाताओं को 7 मई का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। तीसरे चरण के चुनाव में गुजरात की 25 संसदीय क्षेत्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उधर मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के तहत 9 सीटों पर मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोकसभा क्षेत्रों और उनकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस की टीम लगातार सर्चिंग और तलाशी अभियान चलाकर अवैध सामग्रियों के परिवहन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले वाहनों के साथ ही लोगों की पूरी पड़ताल कर रही है। सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान दलों का प्रशिक्षण वगैरह भी पूरा हो गया है। जो वोटिंग मशीनें हैं उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर ली गई है। जहां तक वेदर का सवाल है, हीट को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पे सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और ख़ास करके वैसे मतदान केंद्र जिनको संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, वहाँ पे सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम है। सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। वहीं गोवा की 2 लोकसभा सीटों में मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर नींबू पानी और दवाइयों के साथ डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध रहेगी। वहीं चुनाव आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिश में लगा हुआ है। पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियों का खास इंतजाम किया गया है। इसके चुनाव आयोग विभिन्न प्रचार माध्यमों के तहत ज्यादा से ज्यादा मतदान पर जोर दे रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो तीसरा चरण है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे।
चुनाव आयोग का ये कहना है कि गर्मी है, लेकिन गर्मी के इंतजाम भी मतदान केंद्रों पर रहेंगे। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी शुक्रवार को मतदान होना है। पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियां पूरी कर ली है। तीसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ में 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य में 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,39,01,285 मतदाता इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे। कानून सुव्यवस्था की बात है। राज्य को 202 केंद्रीय सुरक्षा बल मिले हैं और सभी केंद्रीय सुरक्षा बल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं और वहां पर फ्लैग मार्च करके वहां पर सभी तरह के पीसफुल पोलिंग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए इंतजामात कर रहे हैं। कर्नाटक में भी बची हुई 14 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गईं, जो धरातल पर नजर भी आ रही हैं। खास तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण के लिए 10 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। विभिन्न पोलिंग पार्टियां मतदान को लेकर पूरी तरह से सजग हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कानून व्यवस्था के हिसाब से जितने वैसे क्रिटिकल सेंटर्स हैं, सब जगह सीएपीएफ की टीम डिप्लॉयड है। ऐसे लोग जिनको हम लोगों को लग रहा था कहीं कानून व्यवस्था खराब होने की चीज़ें हैं या जिसके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं, उन सब पर ऑलरेडी पहले से पुलिस की टीम ने अपने हिसाब से कार्रवाई कर रखी है, नियम से कार्रवाई किया गया। बिहार में भी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पहुंच गई है। इस चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। बिहार में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए 5 लोकसभा क्षेत्रों में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी करा ली गई हैं। झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होने हैं, जहां पर जमीन से लेकर आसमान तक कोई परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। देश भर में पहले और दूसरे चरण में मतदान में वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था। चुनाव आयोग ने प्रशासन को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वोटिंग कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण गर्मी को बताया जा रहा है, जिससे निपटने के लिए विशेष इंतजाम चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। वक्त हो गया कि यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने संवाददाताओं के पास, सहयोगियों के पास, जो कि ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद हैं, हम चलेंगे गुजरात और साथ ही साथ कर्नाटक, जहाँ साथ हमारे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कल की तैयारियों को लेकर, कल के पोल को लेकर। उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। हमारे साथ मेघना देव इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ आयशा खानम जो कि कर्नाटक के हुबली से इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों ही सहयोगियों का स्वागत जनादेश में। सबसे पहले मेघना, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और गुजरात की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एक सूरत पर तो निर्विरोध बीजेपी का चुनाव हो गया है, मान के हम चल रहे हैं। और जो 24 बची हुई सीटें हैं, क्या कुछ तैयारियां कल तीसरे चरण में वहां पे चुनाव हैं
कुल 24 सीटों पर अगर मैं बात करूं, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की गतिविधियां, और चूंकि गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको लेके प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जिस तरीके से हम जानते हैं कि 26 सीटों पर चुनाव होने थे, अब 25 सीटों पर मतदान होंगे। सबसे अहम बात यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस बार गर्मी को लेके, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि गर्मी के कारण काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं वोटर्स को दोपहर के जो समय को यूटिलाइज करने में, तो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स का ये प्लान है। हमने कई मतदाताओं से भी बात की है जिनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि वो सुबह सुबह जाकर ही अपना मतदान कर दें। तो और ये भी अपील भी की जा रही है सोसाइटीज में लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है सुबह के समय ही कर दें, तड़के धूप से पहले अगर अपना मतदान कर सके तो वो बेहतर है। दूसरी चीज है, अगर जो पोलिंग स्टेशंस पर देखने मिल रही है, स्पेशली अहमदाबाद में इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि 3 तरीके के किट्स दिए गए हैं जो अधिकारी पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद होंगे। एक उनके लिए वेलफेयर किट है जिसमें बिस्किट जैसी चीजें, चॉकलेट जैसी चीजें जो शुगर लेवल को मेंटेन रखती हैं, पीने की चीजें, इस तरह की चीजें उस किट में डाली गई हैं। उसके साथ एक वेलफेयर किट दिया गया है, वेलफेयर किट है, और हाइजीन किट एक दिया गया है, और एक मेडिकल किट भी दिया गया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो जो भी जरूरत की चीजें हैं वो वहां पर ये इस्तेमाल की जा सकती है पोलिंग स्टेशन पर। हम जानते हैं कि गुजरात में तकरीबन 4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और लगभग जो अनुपात है 10-20 लाख के डिफरेंस से महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी सारे हैं, 18 से 19 की उम्र के बीच भी 11 लाख से अधिक वोटर्स हैं। तो काफी ज्यादा उत्साह बेशक है, लेकिन इस चीज को काफी ज्यादा इस बार ध्यान में रखा जा रहा है कि किस तरीके से गर्मी के समय में भी लोग आ पाए। शेड लगाए जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को असहूलियत का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ ही जिस तरीके का मतदान जागृति का जो पूरा कार्यक्रम चलाया गया था चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से, उसमें भी ये बार बार लोगों से अपील की गई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। और ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं असीम, तो 2019 में इस चीज को बहुत बारीकी से देखा गया था कि जो आदिवासी इलाके हैं, भरूच, छोटा उदयपुर, इस किस्म के जो इलाके हैं, वलसाड, ये और साउथ गुजरात के खासतौर पर जो इलाके हैं, वहां पर मत प्रतिशत हमेशा अधिक रहता है। लेकिन शहर में लोगों का जो मत प्रतिशत रहता है, जो जितना वो मतदान करने जाते हैं, वो कम होता नजर आता है। 60-65 के आसपास कहीं रहता है, और यही 70-75 हो जाता है जब हम ट्राइबल इलाकों में जाते हैं। तो इस बार अर्बन वोटर से भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल। अब हम रुक करेंगे सीधे कर्नाटक के हुबली का। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त वहां से बनी हुई। आयशा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जैसा कि मेघना बता रही है गुजरात से, चलिए हमें बताया जा रहा है कि आयशा इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। मेघना, मैं आप ही के पास दोबारा आना चाहूंगा। और ये एक बहुत टेंशन की बात निर्वाचन आयोग के सामने भी है मेघना, कि बीते 2 फेज में जो चुनाव हुए हैं, ये बात देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने कहा भी, कि जो शहरी मतदाता उनमें एक उदासीनता देखी जा रही है, और इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो टोटल जो टर्नआउट आता है पोलिंग का, उस पर हमने देखा है। क्या हम ये उम्मीद करें कि चूंकि गुजरात की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है, गुजरात में कम से कम जब कल चुनाव होंगे तो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे? गर्मी है, हम मानते हैं, हर साल पिछले चुनाव में भी गर्मी थी, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार होता है उनका कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसलिए वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अच्छे खासे जो फीसद में वो मतदान हो पाएगा कल गुजरात में। बिल्कुल असीम, ये चीज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बज इसके लिए क्रिएट होता है वो सोशल मीडिया पर होता है, और इस चीज को हर एक व्यक्ति जानता है, वो किसी भी उम्र का हो और किसी भी एज ग्रुप का हो, कि सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करना चाहते हैं, जाते हैं, हैशटैग्स यूज करते हैं कि एक्सरसाइज योर वोट, हैशटैग्स जो भी उस दिन, अगर हम देखेंगे कल सुबह से हैशटैग्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, अगर एक्स की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, इन सभी जगहों पर, और ये अर्बन वोटर्स ही इसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट करते हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर यंगस्टर्स सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, यंगस्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान है एनकरेजमेंट में, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, सोसाइटीज में लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं कि एक साथ जाकर मतदान करेंगे। तो इस किस्म के इनिशिएटिव्स बेशक लोग ले रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए भी हम इस बात को, अगर पिछले साल के आंकड़ों को भी अगर हम देखते हैं, 2019 के आंकड़ों को भी, तो उससे ये चीज पता चलता है कि अर्बन मतदार फिर भी अगर हम देखें तो रूरल या सेमी अर्बन इलाकों से पीछे रहते हैं मतदान करने में। तो इस बार काफी ज्यादा स्वीप एक्टिविटीज में फोकस किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा अर्बन मतदार जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन
उसके साथ ही जैसे यहाँ पर कुछ अनोखे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक मेटावर्स वीडियो जारी किया था। मेटावर्स वीडियो इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को अपील कर सके कि किस तरीके से आपको अब वोट करने जाना है। आप वोट करने जाएंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आपको कौन कौन से अधिकारी मिलेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होता है। तो उन सभी चीजों के बारे में एक न्यू एज, अगर हम बोले जेन ज़ी या मिलेनियल्स को किस तरीके से समझाया जाए, तो उनको भी रीच आउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन यूनिक इनिशिएटिव्स लेते हुए नजर आया इस बार भी चुनाव में। और चूंकि गुजरात में अक्सर ये होता है कि एक ही फेज में पूरे गुजरात में चुनाव हो जाते हैं, तो पूरे काफी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं, बड़े पैमाने में तैयारियां करनी पड़ती हैं, काफी ज्यादा संख्या में अधिकारियों को डिप्लॉय करना पड़ता है पोलिंग स्टेशंस पर। अब हम देख रहे हैं इस बार भी कई मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ आंकड़े भी मौजूद हैं जिसमें बताया गया है गुजरात के सीईओ ऑफिस के द्वारा कि तकरीबन 1200 से अधिक सखी पोलिंग बूथ्स हैं जो कि पूरी तरीके से महिलाएं चलाएंगी। उसके अलावा भी दिव्यांगों के द्वारा मैनेज किए गए 182 पोलिंग स्टेशन होंगे और 182 मॉडल पोलिंग बूथ्स भी बनाए गए हैं। तो किस तरीके से और सभी पोलिंग बूथ्स को इंश्योर किया गया है कि वो दिव्यांग फ्रेंडली हो। तो अगर हम देखते हैं तो अब किस तरीके से वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए और उनको डिस्कम्फर्ट का सामना ना करना पड़े, इसको भी इंश्योर करते हुए नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन, या हम कहें जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है गुजरात का, और हर एक जिला इसको इंश्योर करता हुआ नजर आ रहा है। वहां की सब जिलों की अलग अलग इश्यूज हैं कि मतदाताओं को किस तरीके से लाया जाए, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं या नहीं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए नजर आते हैं। और ये सब चीजें सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं क्योंकि वो इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं। एफर्ट जो डालता है इलेक्शन कमीशन इतने बड़े चुनाव को करने में, उस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए भी लोग सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। अच्छा मेघना, एक और सवाल, चूंकि प्रधानमंत्री गुजरात के मतदाता हैं, गुजरात के निवासी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी कल वहां पे होंगे, अहमदाबाद में होंगे, और साथ ही साथ तमाम दिग्गजों के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की किस्मत भी कल ईवीएम में बंद होनी है। बिल्कुल, यहाँ पर हम जानते हैं होम ग्राउंड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी अपना मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। उसके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने, और खासतौर पर वो उम्मीदवार भी हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग डे रहेगा, उनकी किस्मत कैद होगी ईवीएम में। लेकिन उसके साथ ही देखिए तो और भी कई जिले हैं जहां पर काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो बनासकांठा में बड़ा अच्छा मुकाबला नजर आ रहा है। दोनों ही जो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, महिलाएं हैं, तो काफी ज्यादा वहां पर भी नजर आ रहा है। और प्रचार के भी अनोखे अनोखे तरीके नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने क्राउड फंडिंग करके प्रचार किया है, तो कई लोगों ने अपने आप को एक गेम वर्ल्ड में डालकर और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरीके से भ्रष्टाचार से निपटेंगे, क्या क्या करेंगे जब वो अगर चुने जाएंगे तो इन सब चीजों को काफी ज्यादा इस बार बड़ा इंगेजिंग नजर आ रहा है चुनाव। और हमने तो पॉलिटिकल पार्टीज के वॉर रूम्स का भी जायजा लिया था, जहां पर वो बता रहे थे कि किस तरीके से अब माइक्रो टारगेटिंग होता है वोटर्स का, और ना केवल अपने पार्टी का प्रचार करते हुए पार्टियां नजर आ रही हैं, बल्कि वो वोटर मतदान मथक तक पहुंचे, पोलिंग बूथ तक पहुंचे, उसको भी इंश्योर करती हैं पॉलिटिकल पार्टी। मेघना, अगर आपसे जानना चाहूं कि अगर ऐसी वो कौन कौन सी सीटें हैं 25 में से जहां आपको लगता है कि बहुत ही कांटे की टक्कर है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो कांग्रेस 2 सीटों पर इंडी अलायंस के तहत लड़ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है। अगर हम बात करें तो भरूच में, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट चैतर वसावा और मनसुख वसावा के बीच में कॉन्टेस्ट है, जहां पर कॉन्टेस्ट अच्छा नजर आ रहा है, एक अच्छी टक्कर नजर आ रही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बनासकांठा बोला, वहां पर काफी अच्छी टक्कर नजर आ रही है। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बनासकांठा सुर्खियों में बना रहा है। उसके अलावा अगर देखें तो चूंकि हाई प्रोफाइल लोग लड़ रहे हैं, इसलिए पोरबंदर की सीट अहम है, राजकोट की सीट अहम है, उसके साथ ही वलसाड़ की सीट भी, साउथ गुजरात में वलसाड़ की सीट भी अहम है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस इस बार की स्ट्रैटेजी के तहत, जहां पर वो पहले से मजबूती से है, उन सीटों पर वो ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत अपना बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अच्छी टक्कर नजर आ रही है। और बाकी सीटों पे भी हम देख रहे हैं
कई जगहों पे लगातार कैंपेन हो रहा है। बड़ी रैलियां नहीं हो रही, भले रोड शोज बड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क साधने की कोशिश की जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से। तो कल गुजरात में 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, पूरी तैयारियां अब हो चुकी है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संपत्ति सर्वे, विरासत टैक्स, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आरक्षण, विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर जोरदार तकरार देखने को मिली। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 93 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीट, गोवा की 2 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों में 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से परषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर बनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक चुनावी मैदान में हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से BY राघवेंद्र जैसे दिग्गज के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत तीसरे चरण के मतदान के साथ ही EVM में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। NCP और JDU को 3-3, TMC और सपा को 2-2 सीट मिली थी और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें आई थीं। बसपा, RJD और CPIM तीसरे चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन BSP उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान छठे चरण के तहत 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रुक करेंगे सीधे दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक का। कर्नाटक में भी कल चुनाव होने वाले हैं 14 सीटों पर, वहां पे क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे अपनी सहयोगी आयशा खानम के साथ। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और हम बात करेंगे कर्नाटक में किस तरह से कल होने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम हुबली में इस वक्त मौजूद हैं। आयशा, स्वागत है आपका जनादेश में। और जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे दिन में भी, क्या कुछ तैयारियां कल के चुनाव को लेकर, और गर्मी बहुत पड़ रही है तो क्या उम्मीद करें कि लोग मतदाता जो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, गर्मी के चलते चुनाव आयोग ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसके जरिए चुनाव आयोग को ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान हो। देखिए, कर्नाटक में पहले चरण में मतदान कुछ हद तक निराशाजनक रहा। तो यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने पहले चरण से तमाम फीडबैक लेकर अब कई जगहों पर कई सहूलतें तैयार की हैं और कई बूथ्स पर लोगों को सीधे बूथ तक आने के लिए ऐप्स जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपना पोलिंग बूथ देख सकते हैं और जब उनकी बारी आएगी तभी वो घर से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए इंतजाम भी किए गए हैं और लोग इसकी मदद से पोलिंग बूथ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि क्योंकि ये जो उत्तर कर्नाटक का इलाका है काफ़ी ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ के लोग सुबह जल्दी पोलिंग बूथ पर आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो यही वजह है कि यही उम्मीद की जा रही है कि सुबह करीब 10 बजे तक का जो चुनाव प्रतिशत होगा वो काफ़ी भारी संख्या में हो सकता है। उसके बाद धूप के चलते कुछ हद तक ये धीमा पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त हुबली में थोड़ी ठंडी हवा नज़र आ रही है। हो सकता है ये मौसम अगर बदल जाए कल तो भारी मात्रा में मतदान और ज़ोर शोर से हो सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग कई सहूलतें जो है वो तैयार की है। कई जगहों पर पिंक बूथ्स बनाए हैं। पिंक बूथ्स यानी महिलाएं द्वारा तैयार किए गए बूथ्स हैं जहां पर न केवल महिलाएं बल्कि हर किसी को वोट डालने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन ये बूथ जो है महिलाओं के जरिए मैनेज किए गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सुविधा होती है इस तरह के बूथ्स में और महिलाएं जो है आने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो ये एक सुविधा के लिए पिंक बूथ्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भारी धूप के चलते खासकर गुलबर्गा, बीदर, रायचूर इन तमाम जिलों में चुनाव आयोग का ये कहना है कि सुबह 6 बजे से अगर लोग भारी मात्रा में पहुंच जाते हैं मतदान केंद्र पर, उन्हें मत करने की इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल आशा, मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी सी राहत की खबर आई है। इन इलाकों में कल मौसम थोड़ा ठीक हो सकता है। तो उम्मीद करें कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जब मौसम में थोड़ा सुधार होगा कल, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट कम हुआ था, उम्मीद करें कि इस फेज में लोग अच्छे खासे तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कर्नाटक के हुबली से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी ने आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी सभाओं में पीएम ने राज्य के सत्तारूढ़ दलों को निशाने पर रखा। उन्होंने जनता से यह भी वादा किया कि भाजपा के केंद्र और राज्य की सत्ता में आने पर उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन राज्यों में धुआंधार प्रचार किया जहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। उन्होंने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर दोनों ही राज्यों के सत्तारूढ़ दलों को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाकर लोगों से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। उन्होंने दिन की पहली रैली को ओडिशा के गंजम जिले में संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को
बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है। मोदी जी स्वागतम। ओडिशा के ही नवरंगपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेडी 25 साल में लोगों की मुश्किलें कम नहीं कर पाई है। उन्होंने जनता से एक बार भाजपा को मौका देने को कहा। सत्ता में आने के बाद 5 साल में ओडिशा को नंबर 1 बना दिया जाएगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ कपास किसान परेशान है, यहाँ गन्ना किसान परेशान है, यहाँ मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। एक बार भाजपा को मौका दीजिए और मैं आपको कहता हूं 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। ओडिशा की जनसभाओं के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने राजमुंद्री में रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर शराब का सिंडिकेट चलाने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है लेकिन विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भगवान राम का विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के नेता जब भी राम मंदिर का समर्थन करते हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश विकास और विरासत की धरती है। यहां की पहचान एनटीआर गारू से होती है। एनटीआर गारू ने भगवान राम का चरित्र जन जन तक पहुंचाया था। अब बीजेपी ने भव्य राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा किया है, लेकिन तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का बायकॉट कर दिया। कांग्रेस का कोई नेता अगर भक्ति भाव से राम मंदिर चला जाता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की अंतिम रैली को आंध्र प्रदेश के अनाकपेल्ली में संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को एक जैसी पार्टी बताते हुए माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 24 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस गरीबों के लिए इसके आधे घर भी नहीं बना पाई। उन्होंने राज्य सरकार पर गन्ना किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि राज्य में एनडीए की सरकार आने पर उनकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय, चंद्रशेखर, उर्मिलेश और ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद
खुद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चौथे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बाकी बचे अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान जन सैलाब देखने को मिला। उन्होंने इस दौरान कहा कि ममता बनर्जी सरहदी राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाती हैं। ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में करना। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में पार्टी के प्रचार अभियान को धार दी। उन्होंने कांग्रेस को आड़ो हाथे लेते हुए कहा कि वो अपने हित के लिए एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर और यहाँ के कविता जेल में, ये बेल और जेल, ये सब भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए और आजकल क्या बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है। अरे चोरी करो तुम, डाका डालो तुम और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वहीं नॉर्थ मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रोड शो किया। पीयूष गोयल ने इस दौरान जोर देते हुए कहा कि देश के लोगों में आज पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास साफ झलकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वे रामलला के दर्शन के लिए गई थीं। एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है वो पूरे देश में बहेगी। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया। इसके अलावा अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो जहां एनडीए नेताओं का प्रचार अभियान जारी है, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से भी तमाम पार्टियों के नेताओं का प्रचार अभियान भी जारी है और इंडी गठबंधन के नेता तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। लोकतंत्र का महापर्व और राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल। इंडी गठबंधन चुनाव प्रचार में एनडीए गठबंधन पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को 400 सीट छोड़िए 150 भी नहीं मिलने वाली हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कन्नौज की जनता विकास को, तरक्की को, खुशहाली को वोट देने जा रही है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा बिहार से समाप्त हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार होगी। जो गड्ढा खोदे थे, जो गड्ढा खोदते वो खुद एक दिन गिरते हैं। इसलिए कन्नौज की जनता विकास को, तरक्की को, खुशहाली को वोट देने जा रही है। हम क्या कहते थे, बार बार चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, तो हालत बहुत बुरी है भाजपा को। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि जनता परेशान है और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने से दोनों दलों को फायदा होगा। इस बार इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार। तो जो दोनों पार्टियों के बिखराव का फायदा होता था वो इस बार नहीं मिलने वाला। इधर रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी दी है। रायबरेली सीट से इस बार राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, जबकि अमेठी सीट से कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो नरेश उत्तम पटेल की जगह लेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के खिलाफ बदायूं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बदायूं बसपा जिलाध्यक्ष आरपी त्यागी की ओर से दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात चर्चित लोकसभा सीट की। और चर्चित लोकसभा सीट में आज हम बात करेंगे बेगूसराय की। आप देखिए इस रिपोर्ट को और इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह की कर्मभूमि बेगूसराय हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। बेगूसराय को बिहार की अघोषित औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, एनटीपीसी, बरौनी डेयरी, पेप्सी प्लांट, कार्बन फैक्ट्री समेत 50 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं। शक्तिपीठ के रूप में स्थापित माता जय मंगला का भव्य मंदिर और नौलखा मंदिर बेगूसराय की सांस्कृतिक गाथा का बखान करते हैं। संस्कृति और सियासत का बेजोड़ संगम आपको देखना हो तो बेगूसराय के चुनावी संग्राम पर एक नजर डाल सकते हैं। बेगूसराय जिले में पहले 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, बलिया लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा। दोनों क्षेत्रों पर कभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बिहार की सियासत में लालू प्रसाद के प्रादुर्भाव के बाद बिहार का यह मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद का लाल दुर्ग दरकता चला गया। अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया को सीपीआई ने चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन भाजपा के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने कन्हैया को धूल चटा दी। गिरिराज अपनी उस रिकॉर्ड जीत को विकास कार्यों के सहारे फिर से दोहराना चाहते हैं। बेगूसराय की जनता ने इन कम्युनिस्टों का दंश झेला है। हजारों बहनें हमारी मांग सुनी हो गई, नौजवान की हत्या हुई, इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह किया, फर्टिलाइजर को बंद किया, रिफाइनरी को तबाह किया। इसीलिए पिछले बार कम्युनिस्ट के कन्हैया को हराया, इस बार भी कम्युनिस्ट को जनता पराजित करेगी, दुर्ग तोड़ेगी। गिरिराज तो केवल मोदी का एक हनुमान के रूप में एक लॉकेट लेकर के चल रहा है।
2019 में आरजेडी के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय था। इस बार मुकाबला सीधा है और महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सीपीआई के अवधेश राय भाजपा को घेरने की कोशिश में हैं। सीपीआई पर बेगूसराय में उद्योग धंधों को चौपट करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को अवधेश राय सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति को पैदा करने वाले जो समाज को घृणा पैदा करके बांटना चाहता हो, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहता हो, उसको हम नहीं चलने देंगे और बेगूसराय की धरती इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब। बेगूसराय में विकास के अनेक कार्य हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और दिनकर विश्वविद्यालय की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और यह एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। बेगूसराय औद्योगिक राजधानी बिहार के, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका मांग करते हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे को दरभंगा जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के कार्य से, पढ़ाई के कार्य से, और ऐसे में अगर बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी खुल जाती, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खुल जाती, तो हमारे बच्चों का कल्याण होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बेगूसराय में विगत लगभग 10 सालों में काफी काम हुआ है। रिफाइनरी का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। थर्मल जो बंद, फर्टाइजर जो बंद था वो चालू हुआ है। थर्मल का भी काफी एक्सटेंशन हुआ है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। 4 लेन बेगूसराय को मिला है। हमें उम्मीद है, इतना देखते हुए नई सरकार जो आएगी, बेगूसराय को कम से कम एक हवाई अड्डा, सामहो का पुल, जो काफी लोगों का डिमांड है, वो जरूर मिलना चाहिए। अब बात करें बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी शामिल हैं। इस सीट के लोकसभा इतिहास पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 1962 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्र इस सीट से सांसद चुने गए थे। वहीं 1967 के चुनाव में सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 1971 और 1977 के लोकसभा चुनाव में श्याम नंदन मिश्र निर्वाचित हुए। साथ ही 1980 और 1984 के चुनाव में कृष्णा शाही सांसद चुनी गई थी। 1989 के चुनाव में जनता दल के ललित विजय सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1991 में एक बार फिर से कृष्णा शाही यहां से सांसद चुनी गई। 1996 में निर्दलीय के तौर पर रमेंद्र कुमार इस सीट से निर्वाचित हुए। 1998 और 1999 के आम चुनावों में कांग्रेस के राजू सिंह ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 2004 में जेडीयू के ललन सिंह ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 2009 में भी जेडीयू के टिकट पर मुनाजिर हसन यहां से सांसद चुने गए थे। उधर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे पहले कामयाबी वयोवृद्ध नेता डॉक्टर भोला सिंह ने दिलाई। इसके अलावा 2019 में भाजपा के गिरिराज सिंह सीपीआई के कन्हैया कुमार को मात देकर यहां से सांसद चुने गए। इस बार सीपीआई अपनी लेनिनग्राद और मॉस्को वाली छवि को दोबारा बेगूसराय में स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के अंतर को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कैमरामैन ललित के साथ बेगूसराय बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।